IBN 7 हौसला है। तो देश दिन भर में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ अलग अलग शहरों से संवाददाता जुड़ रहे हैं। दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता एहतशाम खान, दिल्ली से ही साथ में जुड़ रहे हमारे साथ संवाददाता अरुण सिंह भी, मुंबई से निशात शम्सी, नोएडा से सैयद सुहेल, इनके अलावा अहमदाबाद से जुड़ेंगे जनक दवे और चंडीगढ़ से ETV संवाददाता अंकुश महाजन। लेकिन सबसे पहले चलते हैं दिल्ली में मौजूद हमारे संवाददाता एहतशाम खान के पास। पायल, दिल्ली की हालत है कि नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल हुए नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। नए रेल मंत्री शिवसेना छोड़कर बीजेपी में आए सुरेश प्रभु को बनाया गया, जबकि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर नए रक्षा मंत्री होंगे। रविवार को मोदी मंत्रिमंडल के पहले कैबिनेट विस्तार में 21 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें 4 कैबिनेट, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 14 राज्य मंत्री शामिल हैं। रविवार देर रात तक सभी नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। मीडिया में चल रही खबरों पर मुहर लगाते हुए गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनाया गया है। वहीं रविवार सुबह शिवसेना छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले सुरेश प्रभु को रेलवे मंत्रालय मिला है। जगत प्रकाश नड्डा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और हरियाणा के धाकड़ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह को ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल और सफाई मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय को श्रम और रोजगार, राजीव प्रताप रूडी को संसदीय कार्य और स्किल डेवलपमेंट, जबकि नोएडा से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को संस्कृति, पर्यावरण और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। रविवार को 14 नए राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। सरकार बनने से पहले नरेंद्र मोदी छोटे मंत्रिमंडल की सिफारिश करते थे, लेकिन अब उनके सरकार में 66 मंत्री हो गए हैं। रविवार को राज्य मंत्री पद की शपथ लेने वालों में से मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य, रामकृपाल यादव को पेयजल और सफाई, हरिभाई पार्थी भाई चौधरी को गृह, सांवरलाल जाट को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा, मोहन भाई कल्याण जी भाई कुंदरिया को कृषि, गिरिराज सिंह को सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योग, हंसराज गंगाराम अहीर को रसायन और उर्वरक, रामशंकर कथेरिया को मानव संसाधन विकास, YS चौधरी को विज्ञान और तकनीक, जयंत सिन्हा को वित्त, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को सूचना और प्रसारण, बाबुल सुप्रियो को शहरी विकास, आवास और गरीबी उन्मूलन, साध्वी निरंजन ज्योति फूड प्रोसेसिंग और विजय सांपला को सामाजिक न्याय राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। अब कैबिनेट विस्तार से जुड़ी कुछ और खबरों के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अरुण सिंह के पास। अरुण, कैबिनेट विस्तार में कुछ नए मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा किया गया है तो कुछ पुराने मंत्रियों पर गाज भी गिरी है। कई बड़े मंत्रालयों में बदलाव किया गया है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नाम डॉक्टर हर्षवर्धन और सदानंद गौड़ा का है। कल तक स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर हर्षवर्धन से स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर JP नड्डा को दे दिया गया है। हर्षवर्धन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय सौंपा गया है। इसी तरह सदानंद गौड़ा से रेल मंत्रालय छीनकर सुरेश प्रभु को दिया गया है। गौड़ा को कानून मंत्री बनाया गया है। इससे पहले कानून मंत्रालय रविशंकर प्रसाद के पास था। रविशंकर प्रसाद के पास अब टेलीकॉम और IT मंत्रालय का जिम्मा रह गया है। अरुण जेटली का बोझ हल्का करते हुए उनसे रक्षा मंत्रालय का भार लेकर मनोहर पर्रिकर को दे दिया गया है। जेटली के पास अब सिर्फ वित्त मंत्रालय का काम है। कैबिनेट में शामिल किए गए सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। इन मंत्रियों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसे बेहतर ढंग से निभाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। उस विश्वास पर सही उतरूं, ईमानदारी से कार्य करके जो काम हमको दिया जाता है उसको मैं बखूबी निभाऊं, ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे देश की है तो ऑब्वियसली उसके साथ स्ट्रक्चर भी बड़ा होता है। छोटा और बड़ा इसमें फर्क रहेगा कि छोटे इसमें छोटा स्ट्रक्चर रहता है, बड़े इसमें बड़ा। जो जिम्मेवारी हमारे तमाम सहयोगियों को दी गई है या मुझे दी गई है, हम उसका देश के हित में, सरकार के हित में और देशवासियों के लिए हम पूरा कार्य करेंगे। सरकार में जो जिम्मेदारी मिली है, जो भी प्रधानमंत्री जी जो भी हमें जिम्मेदारी देंगे, निश्चित तौर से हम उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी ताकत के साथ कोशिश करेंगे कि उनके अनुकरण करके देश को मजबूती के लिए, विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास हो, उसके लिए काम करेंगे। कुछ और अहम खबरें देखते हैं संक्षेप में।
कैबिनेट में विस्तार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में सभी नए मंत्री हिस्सा लेंगे। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 10 से 12 नवंबर तक चलेगा। आज नवनिर्वाचित 287 विधायक शपथ लेंगे। 11 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और 12 नवंबर को बीजेपी की फडणवीस सरकार को सदन में बहुमत साबित करना है। देश के नए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का पर्चा दाखिल करेंगे। इसके लिए वो लखनऊ पहुंच गए हैं। आज सुबह 11 बजे वो विधान भवन में जाकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान की सुरक्षा में तैनात गार्ड भी कुछ कम नहीं है। कानपुर में आजम खान के सुरक्षा गार्ड्स ने मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की और यही नहीं, विरोध जताने पर उन्होंने धक्का मुक्की भी की। इस दौरान आजम खान तमाशबीन बने रहे। बीती रात दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे शामिल हैं। एक बच्चा तो फैक्ट्री मालिक का था। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में कागज के दोना पत्तल बनाए जाते थे। महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों के लिए चलते हैं मुंबई, अपने सहयोगी निशात शम्सी के पास। शिवसेना बीजेपी के रिश्ते को लेकर असमंजस अब भी बरकरार है। मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के विरोध के बाद भी उद्धव ठाकरे कोई फैसला नहीं कर पाए। अब शिवसेना ने बीजेपी को 12 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। रविवार शाम सेना भवन में पार्टी विधायकों के साथ बैठक के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है और न ही वो बीजेपी को समर्थन देने के लिए मजबूर हैं। उद्धव ने कहा कि अगर बीजेपी एनसीपी के साथ जाती है तो शिवसेना उसे समर्थन नहीं देगी। अगर बीजेपी राष्ट्रवादी के साथ जाना चाहती है तो हमारा रास्ता अलग होगा। केंद्रीय कैबिनेट विस्तार में शिवसेना छोड़ बीजेपी में जाने वाले सुरेश प्रभु को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने और अनिल देसाई के बेरंग लौटाए जाने के बाद उद्धव बीजेपी के साथ जाने या न जाने पर कोई कड़ा फैसला नहीं ले पाए। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि 12 नवंबर के बाद समर्थन पर फैसला होगा। शिवसेना के ऐसे रवैये से बीजेपी खेमे में बेहद नाराजगी है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना बीजेपी के खिलाफ अलग गुट बनाने में जुटी है। वो कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर बीजेपी को एक बड़ा झटका दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में उन खबरों को लेकर भी खासी नाराजगी है कि शिवसेना अंदर खाने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाने की कोशिश में है। वहीं कुछ मराठी अखबारों में इस तरह की खबरें भी आई हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए शिवसेना ने एनसीपी को भरोसा दिया है कि वो अपना उम्मीदवार उतारे तो शिवसेना खुद के साथ साथ कांग्रेस से भी समर्थन दिलाएगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शिवसेना की इस राजनीति से पार्टी आलाकमान खफा है और यही वजह है कि दोनों दलों में बात बनने के बजाय बिगड़ती जा रही है। हालांकि बीजेपी नेता एकनाथ खड़से का कहना है कि अब भी हालात नहीं बिगड़े हैं। अगर शिवसेना चाहे तो दोनों पार्टियां फिर से साथ आ सकती हैं। हम शिवसेना से विनती करते कि आप आइए, एक वातावरण अच्छा बनेगा। अच्छा बनने के बाद दोनों मिलकर सरकार चला सकते हैं, दोनों मिलकर आ सकते हैं। जैसा कि दिल्ली में हमने आपको आह्वान किया, आइए और मंत्रिमंडल में शामिल कीजिए, वैसे महाराष्ट्र में भी हो सकता है। दिल्ली के कुछ और खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी सुहेल नदीम के पास। जी, आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। मामले की जांच कर रही जस्टिस मुद्गल कमेटी पिछले हफ्ते ही कोर्ट को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप चुकी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद आईसीसी चेयरमैन एन श्रीनिवासन के भविष्य को लेकर भी स्थिति साफ हो सकती है। क्या होगा गुरुनाथ मैयप्पन का? क्या चेन्नई सुपर किंग्स पर होगी कार्रवाई? क्या एन श्रीनिवासन की मुश्किलें बढ़ेंगी? सुप्रीम कोर्ट में स्पॉट फिक्सिंग मामले की सुनवाई के दौरान हर किसी के जहन में यही सवाल रहेगा। बीसीसीआई की नजर भी इस पर टिकी है कि कोर्ट श्रीनिवासन के मुद्दे पर क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें बीसीसीआई अध्यक्ष पद की कुर्सी से दूर रखा है और इसी वजह से बीसीसीआई ने अपनी सालाना बैठक 20 नवंबर तक टाल रखी है। हमारी रिपोर्ट में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की फाइंडिंग्स के बेस के ऊपर पेस्ट है। फाइनल रिपोर्ट है। बिल्कुल 2000 में मैंने पार्लियामेंट में बात को उठाया था, जब एक मैच फिक्सिंग जब हैंसी क्रोनी ने माना था, उसमें सीबीआई ने इंक्वायरी की भी थी, फिर वो दब गई फाइल। उसके बाद सब कुछ ठीक रहा। जैसे ही आईपीएल शुरू हुआ 2007 में, आप देखें कि फिर यही गोरख धंधे चालू हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्रिकेट से जुड़े लोगों के साथ साथ पूरे क्रिकेट जगत को भी है। क्रिकेट के चेहरे पर कालिक पोतने वाला स्पॉट फिक्सिंग मामला करीब 1.5 साल पुराना है। 2013 के आईपीएल के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के आरोप सामने आने के बाद
क्रिकेट जगत में खलबली मच गई। आइए आपको संक्षेप में बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। 16 मई 2013 वो तारीख जिसने भारतीय क्रिकेट को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों श्रीशांत, अंकित चौहान और अजीत चंदीला को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। आईपीएल पर एक बड़ा धब्बा तब लगा जब सट्टेबाजी की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने बोर्ड अध्यक्ष और चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन और अभिनेता बिंदुदारा सिंह को गिरफ्तार किया। मयप्पन पर टीम की सूचनाएं बाहर भेजने और सट्टेबाजी का आरोप लगा। आईपीएल पर एक और दाग तब लगा जब राजस्थान टीम के मालिक राज कुंद्रा भी सट्टेबाजी में शामिल होने के आरोपों के बाद निलंबित कर दिए गए। पूरे मामले की जांच के लिए श्रीनिवासन ने 2 सदस्यों की कमेटी भी बनाई, लेकिन उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद कोर्ट ने श्रीनिवासन को बीसीसीआई अध्यक्ष पद छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही जस्टिस मुद्गल के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड मामले में दिल्ली की कड़कड़दुमा कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। ललित नारायण मिश्रा की 1975 में समस्तीपुर में हत्या कर दी गई थी। हत्या के करीब 40 साल बाद पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा के कातिलों को सजा सुनाई जा सकती है। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या 2 जनवरी 1975 को तब हुई थी जब वो समस्तीपुर जंक्शन पर ब्रॉडगेज का उद्घाटन करने के लिए गए थे। मिश्रा की हत्या का आरोप आनंद मार्ग समूह के 4 कार्यकर्ताओं पर लगा था। इनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि 3 के खिलाफ हत्या का मामला चल रहा है। इस हत्याकांड की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के 161 गवाहों और बचाव पक्ष के 40 से अधिक गवाहों की गवाही हुई। आरोपियों ने अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में ये कहते हुए उनकी याचिका खारिज करने से इनकार कर दिया कि 37 साल तक मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हो पाने के आधार पर इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ आंदोलन किस ऑफ लव धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। शनिवार को संघ मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के बाद छात्रों ने रविवार रात जेएनयू कैंपस में प्रदर्शन किया और एक दूसरे को किस किया। पहले लव जिहाद और अब किस ऑफ लव। जेएनयू की दीवारों पर लगे ये पोस्टर जिन पर लिखा है कि प्यार करेंगे सड़कों पर। मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ किस ऑफ लव के समर्थक छात्रों ने इस मामले को और गर्मा दिया है। शनिवार को दिल्ली में संघ मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के बाद रविवार को जेएनयू में इसके पक्ष में जोरदार प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने सरेआम मीडिया के सामने एक दूसरे को किस किया। Kiss of love protest is not about just coming out and kissing people. Kiss of love protest हमारी चॉइस के बारे में है, जो हम असर्ट करना चाहते हैं। ये एक मोमेंट है, मतलब एक सिंबल है जिससे हम प्रूव करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि ये गलत है। जो जिस तरह से सर्दियों या राइट विंग जिस तरह से हमारे ऊपर हावी होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिसार के सत लोकपाल आश्रम के संचालक संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर तनाव बढ़ गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद सतपाल रामपाल के समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी के आदेशों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं प्रशासन ने संत रामपाल को कोर्ट में पेश किए जाने को लेकर 500 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात किए हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर उन्हें 10 नवंबर तक अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। इस आदेश की तामील के लिए बड़ी तादाद में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान सतलोक आश्रम के बाहर तैनात हैं। वहीं रामपाल के समर्थकों का कहना है कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकते हैं। वी आर वेटिंग कि संत रामपाल जी महाराज ठीक हो जाए, हमें मेडिकल की जरूरत ना पड़े। यदि वो ठीक नहीं हुए, स्वस्थ नहीं हुए, तो फिर एडवांस में मेडिकल जमा करवाने का कोई फायदा नहीं है। हम ऑन द टाइम हम जमा करवाएंगे। रामपाल की गिरफ्तारी रोकने के लिए आश्रम में उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई है। आश्रम में बड़ी तादाद में रामपाल के निजी कमांडो भी तैनात हैं। मामले की नजाकत को देखते हुए पुलिस अधिकारी बातचीत के जरिए मामला सुलझाने में जुटे हैं। भिवानी में स्वच्छता अभियान को लेकर सरकारी कर्मचारी किस केसेस का फायदा उठा रहे हैं। इसका खुलासा आरटीआई तहत के हुआ है। सरकारी कर्मचारियों ने यहाँ लोगों को अपने घरों में सफाई के लिए लगा दिया है। हरियाणा में 1 नवंबर से 7 नवंबर तक स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा के तहत सफाई अभियान चलाया गया, लेकिन कचरे का ये ढेर इस अभियान की पोल खोल रहा है। इसकी वजह का खुलासा हुआ है आरटीआई से। आरटीआई के मुताबिक नगर परिषद के 382 नियमित और अनियमित कर्मचारी अपनी बीट के बजाय अफसरों के घरों पर सफाई के काम में लगे हुए हैं। 35 मजदूर तो सरकारी अधिकारियों घर की व्यक्तिगत सफाई के लिए रखे हुए हैं और उस क्षेत्र में सिर्फ 5 लोग ही फील्ड में काम कर रहे हैं।
कार्यकर्ताओं का आरोप है कि घर में काम पर लगाए जाने के चलते सफाई कर्मचारियों को शहर की सफाई के लिए वक्त नहीं मिल रहा। आरटीआई कार्यकर्ता के मुताबिक इसकी शिकायत कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक कर दी गई है। जगवीर सिंह की रिपोर्ट। अब गुजरात की खबरों के लिए चलते हैं अहमदाबाद मेरे सहयोगी जनक दवे के पास। सूरत हवाई अड्डे के रनवे पर विमान से भैंस टकराने की घटना के बाद प्रशासन अब हरकत में आ गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी हेलीकॉप्टर की मदद से हवाई अड्डे की सीमा में घुसी भैंसों को लगातार 2 दिनों तक ढूंढती रही। आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर की ये तस्वीरें सूरत हवाई अड्डे की हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से हवाई अड्डे की सीमा में घास चर रही भैंसों को ट्रेस किया जा रहा है। कई भैंसों को ट्रेस किया गया और उसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई। कुछ घंटों के बाद सूरत महापालिका के लोग हवाई अड्डे पहुंचे और भैंसों को पकड़ने लगे। नगर पालिका के कर्मचारी 4 भैंसों में से सिर्फ 2 को ही पकड़ सके, जबकि 2 भैंसें उनके हाथ नहीं आई। लेकिन एयरपोर्ट को भैंस मुक्त कराने में थोड़ी बहुत सफलता जरूर हासिल कर ली। એટલે અમે 3-4 રાઉન્ડ એ લોકોને સિક્યુરિટી સાથે રાઉન્ડ લીધો, પણ આજ પૂરતું કોઈ દેખાયું નથી જાનવરો, અને અમારી તપાસ બીજી ચાલુ જ છે। જો હશે તો અમે પકડીને અમારી રીતે અમારા ડબ્બામાં પૂરી દઈશું। दरअसल 3 दिन पहले सूरत हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान रनवे पर स्पाइस जेट के एक विमान से एक भैंस टकरा गई थी और प्लेन में सवार 140 यात्री बाल बाल बच गए थे। इस गंभीर घटना के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा पर कई सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर भी लोग मजाक बनाने लगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आनन फानन में जांच शुरू की तो पता चला कि एयरपोर्ट की बाउंड्री कई जगह से टूटी हुई है, जिसकी वजह से भैंसें अंदर दाखिल हो जाती हैं। देश दिन भर में बस इतना ही। शाम 7 बजे और अहम खबरों के साथ देखते रहिए IBN 7।